पहला सवाल अनुज अत्रे साहब आप ही से लेना चाहूंगी, क्योंकि झारखंड के लिए पहले तो आपको बधाई देना चाहूंगी और ये समझना चाहूंगी कि झारखंड में जीत का श्रेय जेएमएम का साथ कितना भारा है कांग्रेस को, लेकिन महाराष्ट्र में क्या था जो आपने सोचा था काम करेगा लेकिन धरातल पर हुआ नहीं? अनुज अत्रे जी। देखिए, झारखंड की जनता को सबसे पहले हम शुभकामनाएं और बधाई देना चाहेंगे कि जिन्होंने एक विकास करने वाली सरकार को काम पे उन पे मोहर लगा करके दोबारा से उनको झारखंड की सेवा करने का अवसर दिया। हमारी कांग्रेस और जेएमएम की सरकार के काम पे उन्होंने मोहर लगाई। जिस तरह से भी ये इंडिया अलायंस की हमारी जो 7 गारंटीज चुनाव में दी गई थी, जनता ने उनको स्वीकार किया कि ये काम करते हैं और आगे भी ये काम करेंगे और काम करने वाली सरकार चाहिए। लेकिन महाराष्ट्र में तो जो नतीजे आए हैं, झारखंड में जो नतीजे आए, जनता के मन और मत के अनुरूप आए हैं। झारखंड के हिसाब से अगर महाराष्ट्र में देखें तो महाराष्ट्र में जनता का मन कुछ और था। पूरे महाराष्ट्र में आप 288 सीटों में जाकर के देख लीजिए, आधे से ज्यादा ऐसा क्षेत्र था जहां पे इनके कैंडिडेट्स को घुसने नहीं दिया गया। कहीं ना कहीं इनके विरोध में बहुत आम जनता आकर के खड़ी हुई थी और जो जनता का मन होता है अभी तक यही रहा है कि वही जनता का मत भी रहता है। लेकिन बीते कुछ चुनाव से देखने में आ रहा है कि जनता का मन कुछ होता है और उनका मत कुछ खुलता है। इस बात से न केवल हम हैरान और परेशान हैं, जनता भी परेशान है। वही महाराष्ट्र की जनता जो महाराजा छत्रपति शिवाजी जी महाराज की जो वंशज हैं, जिन्होंने स्वीकार नहीं किया था इस वोट की लुटेरी सरकार को, इस दल की बख्शी सरकार को, इस दल की बख्शी पार्टी को, उन्होंने स्वीकार नहीं किया था कि किस तरह से इन्होंने शिवसेना और एनसीपी को जो है तोड़ करके जो है इनके पार्टी चुरा ली, विधायक चुरा लिए। उनको घर बिठाने का मन कर बनाया था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि भारतीय जनता पार्टी अपनी 90% स्ट्राइक रेट से आकर के जो है सीटें जीत रही है? ये किसी के गले नहीं उतर रहा है। इनके वो सहयोगी दल जीत रहे हैं कि जो अपनी सीटें जीतना इनको भारी पड़ रहा था, वो इतनी सारी सीट भर भर के जीत रहे हैं। ये नहीं मालूम कि एक कौन सा ऐसा जादू की छड़ी घूमी है महाराष्ट्र में कि जनता का मन नहीं था, जनता ने मत नहीं दिया, बावजूद उसके प्रचंड बहुमत से ये जीत रहे हैं। तो ये नतीजे बहुत ही जनता के विपरीत आए हैं। अत्रे साहब, क्या कांग्रेस इस फिलॉसफी पर यकीन नहीं करती है कि जब आप एक उंगली दूसरे की तरफ उठाते हैं तो 3 उंगलियां स्वयं अपनी तरफ होती हैं? कोई भी चुनाव आप उठा लीजिए अत्रे साहब, और ये बात आपको खराब लग सकती है, तो लेकिन सर ऐसा क्यों है कि आपको जब चुनावों में हार मिलती है तो पहले आप इस बात पर मंथन करने की बजाय कि हमसे कहां कमी रही, आप एक विलन तलाशने में लग जाते हैं? वो विलन कोई पार्टी हो सकती है, वो विलन ईवीएम हो सकती है, वो विलन एडमिनिस्ट्रेशन हो सकता है, वो विलन ईडी या सीबीआई हो सकता है। ऐसा क्यों है कि आपकी स्टोरी में हमेशा एक विलन तलाशने की कवायद उसी वक्त से शुरू हो जाती है, और खास तौर पे उन जगहों पर जहां पर आप चुनाव हार रहे होते हैं? जहां आप जीतते हैं वहां कोई बात नहीं है, लेकिन क्यों आप अपनी तरफ नहीं देखते? देखिए, आपके सवाल में आपने खुद ही जवाब दे दिया। मैं आभार व्यक्त करूंगा कि आपने खुद ही उन बातों की तरफ ध्यान अपना लेकर के अपने दर्शकों का ध्यान भी डाला है। हमने तो कुछ नहीं कहा, हमने तो बोला कि जनता के मन के अनुरूप जनता के मत नहीं खुले हैं। लेकिन आपने इन तमाम चीज़ों का नाम लेकर के आपने स्वीकार किया है कि कहीं ना कहीं ये चर्चा तो है। चर्चा तो हमारे लोकतंत्र के चौथे प्रहरी आप लोग हैं। ये चर्चा सर आप ही की तरफ से आप लोगों की ज़बान में ये चर्चा आप ही की तरफ से है, और ये मुद्दे कोई नए नहीं है। ये मुद्दे आप ही लोग हमेशा से उठाते रहे हैं, और इसीलिए मेरे पास ये मुद्दे टिप्स पर हैं, क्योंकि आप विपक्ष में हैं और एक पत्रकार होने के नाते, 2 सेकंड दुष्यंत जी, पत्रकार होने के नाते मेरे पास वो तमाम मुद्दे टिप्स पर है जिनको आप उठाते हैं, वो मुद्दे मेरे पास हैं जो सरकार उठाती है। तो मुझे उनको याद करने में बहुत ज्यादा मेहनत नहीं लगती सर, रोज मैं आप लोगों के साथ चर्चा करती हूं। ये मुद्दे आप ही के जनरेट किए हुए हैं। मैंने ये सवाल पूछा कि आपके लिए आपकी स्टोरी में, हार की स्टोरी में, विलन हमेशा दूसरा कोई क्यों होता है? देखिए, विलेन निश्चित तौर पे अगर कोई होगा तो उस पे ऊपर उंगली तो उठाई जाएगी, और एक ही उंगली उठाई जाएगी। ये तो बहुत पुरानी कहावत है कि 3 उंगली जो है अपनी तरफ जाती है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप एक उंगली जो सामने की तरफ उंगली है वो बहुत अहम उंगली है। और ये एक उंगली इस समय भारतीय जनता पार्टी के ऊपर इशारा कर रही है कि किस तरह से महाराष्ट्र में इन्होंने मसल पावर का प्रयोग किया, किस तरह से महाराष्ट्र में इन्होंने मनी पावर का प्रयोग करके जो खोखे खोखे का खेल खेला है। ये खेल कौन सा खेल है? आप उसको भी तो स्वीकार करना पड़ेगा, आपको, आपके दर्शकों को भी स्वीकार करना पड़ेगा। और दर्शक स्वीकार कर रहे हैं, देश की जनता स्वीकार कर रही है कि महाराष्ट्र में कुछ भी इनके अनुकूल नहीं था। महाराष्ट्र की स्थितियां, परिस्थितियां, सब कुछ भारतीय जनता पार्टी और इनके जो है
ये महाझूठी जो अलायंस है इनके खिलाफ था। लेकिन इतना बम्पर मैंडेट लेकर के जीतना ये मैंडेट नहीं है, ये जनता का मैंडेट नहीं है, ये जनता का नहीं है, ये किसी और की लिखी हुई स्क्रिप्ट है जो जनता के सामने है। अनुज जी से मेरा प्रश्न है, अनुज जी, लोकसभा चुनाव में 68 सीटें आदिवासी बाहुल्य हैं, जिनमें से कांग्रेस को 3 मिली, बीजेपी को 65 मिली। आज भी महाराष्ट्र में अगर देखें तो कांग्रेस पार्टी और महाविकास अघाड़ी का जो परफॉर्मेंस है वो आदिवासी एरिया में ही एकदम से खराब है, आशा के विपरीत गया है। कांग्रेस पार्टी ने आदिवासी लीडरशिप को आगे क्यों नहीं ला रही, जबकि आज कोई जनरल सेक्रेटरी नहीं है आपका आदिवासी, कोई आपका प्रदेश अध्यक्ष आदिवासी नहीं है। युवा कांग्रेस में देखें तो आदिवासी नेतृत्व का अभाव है। आप बात तो करते हैं आदिवासियों को, ओबीसी को आगे लाने की, लेकिन आपकी कृति में वो चीज दिखती नहीं है। इस पे कोई आपके पास जवाब है क्या? ठीक, नहीं दुष्यंत जी, आपने बहुत अच्छी बात बोली। निश्चित तौर पे राहुल जी जो अभी समय जो लेकर के चल रहे हैं, जो मुहिम लेकर के चल रहे हैं, वो यही है कि देश की आबादी के हिसाब से उनको अपना हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। और कांग्रेस पार्टी जब इस बात को उठा रही है, सरकार के साथ साथ पार्टी में भी इस चीज़ का सुनिश्चित करने का काम राहुल जी ने किया है। यही वो लाल रंग की किताब जो लेकर के पूरे हर गली गली, हर मोहल्ले मोहल्ले, हर सड़क सड़क जो है, राहुल जी जो संविधान की किताब लेकर के घूम रहे हैं, यही तो लड़ाई थी जिसको भारतीय जनता पार्टी नहीं स्वीकार कर रही है। आज हम लोग चाहते हैं कि सबकी भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। उसी वजह से आप देखिए, उठा करके देखिए, आज कांग्रेस के अध्यक्ष हमारे कौन तो आप करेंगे खड़गे ना, साहब आपके संगठन में सबसे पिछड़ी बिरादरी से आते हैं। निश्चित तौर पे देखिए, आपने आदिवासियों का प्रश्न उठाया है। उदयपुर अधिवेशन में आपने संकल्प लिया था, कांग्रेस पार्टी की सीडब्ल्यूसी ने लिया था, आदरणीय खड़गे जी ने अपने जो सहयोगी हैं उनके साथ बैठ के लिया था कि 50% पदों को हम जिला से राष्ट्रीय स्तर तक भरेंगे, आदिवासी, पिछड़ा, अल्पसंख्यक और ये जो वीकर सेक्शन है। लेकिन सर वो दिखता नहीं। बड़ा मीडिया में चर्चा चली, युवा कांग्रेस का अध्यक्ष आदिवासी को बनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश के एक डॉक्टर हैं, आदिवासी नेता हैं, उनका नाम भी उछाला गया। ठीक है सर, लेकिन सर हुआ नहीं। जवाब ले लेते हैं। अतिल साहब जवाब दीजिएगा, फिर उसके बाद आपके पास आती हूँ मैं। देखिए, आपको मैं थोड़ा सा दुष्यंत जी बताना चाहूँगा। हम हालांकि विषय से भटक जाएंगे। आज कांग्रेस के संगठन के ऊपर चर्चा भटकेंगे तभी जीतोगे पे चर्चा, लेकिन मैं 10 सेकंड में मैं 10 सेकंड में आपकी बात का जवाब देता हूं कि युवा कांग्रेस का एक प्रोसेस है। युवा कांग्रेस में हमारे यहाँ नॉमिनेट नहीं होते। युवा कांग्रेस का इलेक्शन का प्रोसीजर है। चुनाव के तहत जो भी यूथ जो हमारे जुड़ना चाहते हैं, वो चुनाव लड़ करके आ रहे हैं और चुनाव लड़ करके जीत के आ रहे हैं। उसमें सब लोगों की भागीदारी सुनिश्चित है, ओपन प्लेटफॉर्म है। और कांग्रेस का प्रयास रहा है और प्रयास हो रहा है कि सबसे ज्यादा जो है, जो पिछड़े लोग हैं, उनको सबसे आगे लाया जाए, जो राहुल गांधी जी की वो है। इसी की शुरुआत सबसे उछले पायदान से हुई है। सबसे उछले पायदान पे अगर कोई पद पे बैठे हैं तो खड़गे साहब एक दलित बिरादरी के। ठीक है, चलिए, आपने थोड़ी देर पहले आतिल साहब लाल किताब का जिक्र किया था। मैथिल साहब आपके पास आते हुए कि जब ये लाल किताब का जिक्र करते हैं तो ये एक किताब, उस लाल किताब का 10 सेकंड दीजिए, मैं महाराष्ट्र की बात कर रहा था अभी। सब फिर कंप्लीट कर लीजिए सर, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास भी जाऊंगी। बोलिए। हाँ, मैं देखिए, महाराष्ट्र की हम बात करें, आपने बोला कि महाराष्ट्र के नतीजे, मैंने जो ये बोल रहा हूँ कि जो नतीजे जनता के मन के अनुकूल नहीं आए हैं, ये वही जनता थी महाराष्ट्र की जिसने भी 5-6 महीने पहले अपना मत दिया था। 48 सीटों में से 17 मतलब आप ये समझिए कि इस जनता को उसका मत बदलने के लिए बीजेपी की स्ट्रैटेजी काम कर गई। सर, इस बात को एक्सेप्ट कर लीजिए कि कितने कम समय में बीजेपी ने जमीन पर फर्क ला दिया कि आज बीजेपी इस लैंडस्लाइड विक्ट्री के साथ महायुति सरकार बनाने जा रही है। इस बात को आप समझिए। एंड यू हैव अ लॉस्ट अपॉर्चुनिटी, जहां पर आप इतने कम समय में अपने उस नैरेटिव को और मजबूत करते तो आज आपके 53 नहीं होते सर, उससे ज्यादा बड़े होते। मैथिल साहब, आपके पास आ जाती हूं मैं। महाराष्ट्र में जिस तरीके से लैंडस्लाइड विक्ट्री बीजेपी दिखा रही है, 221 पर इस वक्त है महायुति। हिंदुत्व का एजेंडा चला, इसमें कोई दो राय नहीं। महिला वोटर साथ आई, इसमें कोई दो राय नहीं। यूथ साथ आता है, इसमें कोई दो राय नहीं। इसके साथ साथ जिस तरीके का नैरेटिव जो हिंदुत्व को लेकर, एक है तो सेफ है, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, इसने डेफिनेटली सर ऑन ग्राउंड काम किया है। वरना लोकसभा चुनावों के नतीजे देखने के बाद क्या ये कोई कह सकता था कि इतनी शानदार स्ट्रैटेजी बीजेपी बिल्टअप कर लेगी कि विधानसभा चुनाव आते होते, और स्पेशली वहां की जब 2 क्षेत्रीय पार्टियां टूट गई, मराठा वोट बैंक 33% बटने की कगार पर खड़ा था, उसके बावजूद यहां पर वन साइडेड क्लीन स्वीप हुआ।
धन्यवाद पूर्णिमा जी। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। तो पूरे देश को पहले भारत माता की जय, वंदे मातरम। और 4 लाइनें मुझे याद आ रही हैं कांग्रेस के लिए। जिंदगी भर में एक ही गलती बार बार करता रहा, धूल चेहरे पे थी और मैं आईना साफ करता रहा। महाराष्ट्र की देवतुल्य जनता ने जिस प्रकार से लैंडस्लाइड विक्ट्री देते हुए, मैं ये कहूँ मत प्रतिशत के रूप में भी और सीटों के रूप में भी, जिस प्रकार से भाजपा गठबंधन को आशातीत सफलता दी है, उसको कांग्रेस के प्रवक्ता नकार रहे हैं। ये बहुत दुखद है। दूसरी चीज़, महाराष्ट्र के जो चुनाव 360 डिग्री बदल गया, उस पर 5-6 पॉइंट्स है पूर्णिमा जी, जिसके कारण ये चुनाव पलटा। पहला, शिवसेना का जो उद्धव गुट था वो बिल्कुल क्लीन स्वीप बोल्ड हुआ है, क्लीन बोल्ड हुआ है। जितना भी वोट था शिवसेना का, वो सीधा का सीधा शिंदे गुट में शिफ्ट हुआ, पहली चीज। दूसरी चीज, अबू आजमी ने जिस दिन मंच पे खड़े होकर ये कहा था कि अगर हम 10-12 विधायक आ जाएंगे तो किसी हिंदू की मां ने दूध नहीं पिलाया होगा जो हमें छेड़ देगा। तो यदि आप खड़े होकर देश के अंदर बहुसंख्यकों की माओ के दूध को ललकारेंगे और फिर उसके बाद आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वहां पर वो मराठा जिन्होंने मुगलों को तलवारों से, धारों से हिला दिया था, गुरिल्ला युद्ध में जिस प्रकार से औरंगजेब और पता नहीं कौन कौन से मुगलों को मूली और गाजर की तरह काटा था, उनकी माओ के दूध को आप ललकारेंगे और वो आपका साथ देंगे। दूसरी चीज। तीसरी चीज, जिस प्रकार से पिछली बार शिवसेना और भाजपा गठबंधन की जीत हुई थी महाराष्ट्र में, उसका पीछे के रास्ते से कांग्रेस ने जो चोरी किया था जनमत को, उसका भी ये प्रतिक्रिया है। और 2.5 साल के उद्धव ठाकरे के शासनकाल में बुलेट ट्रेन डिले हुई, मुंबई की मेट्रो ट्रेन डिले हुई, एक्सप्रेसवेज डिले हुए, विकास अवरुद्ध हुआ, जो कि ये 2.5 साल जो शिंदे सरकार के 2.5 साल थे, डबल इंजन की सरकार थी, उसने महाराष्ट्र की नीति और नीयत दोनों बदल दी। और प्रति व्यक्ति आय में भी 25,000 रुपए का इजाफा हुआ है। ये मैं आपको बता रहा हूं आर्थिक आंकड़ा। एक और महत्वपूर्ण बात, अभी ये बार बार चिल्ला रहे थे झारखंड, तो मैं झारखंड के विषय में भी मेरे मित्र आपको बता देता हूं। अभी वो कहते हैं ना कि मेरी तो किस्मत खराब थी जो कि किनारे पे आके मेरी कश्ती डूब गई। अभी भी 5 जेएमएम के उम्मीदवार, 3 कांग्रेस के उम्मीदवार और 2 आरजेडी के उम्मीदवार इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के अनुसार मात्र 200 से 500 वोटों के बीच में लीड कर रहे हैं। और अभी भी 12 जो राउंड है वो बाकी हैं लास्ट तक। तो अभी दिल्ली दूर नहीं है, चिंता मत कीजिए। और महत्वपूर्ण बात देखिए, ये कांग्रेस की यही नियत और नीति है, इसी कारण ये लगातार फेल होते चले जाते हैं। बहुत अच्छी बात कही थी दुष्यंत जी ने। मैं उसमें एक बात और ऐड करता हूं, खड़गे साहब को दलित के रूप में इन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, लेकिन आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी पूर्णिमा जी, 84 लोगों की कार्य समिति है कांग्रेस की। उसमें जरा पूछिए ना, ये प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, कितने ओबीसी और कितने दलितों को स्थान दिया है? मात्र 10 दलित और 7 ओबीसी हैं उसके अंदर, बाकी सब कहां है भैया? आप जितनी जिसकी आबादी उसकी उतनी भागीदारी की बात करते हैं, और आप अपने संगठन में अपने खुद की जो व्यवस्था है उसके अंदर आपको कोई रोक रहा है क्या देने के लिए? मतलब एक तरीके से मैं ये कहूं कि बदलाव की जरूरत महसूस होने के बावजूद भी बदलाव करने के लिए आप ट्रेडिशनल पार्टी हैं, लेकिन अगर आप ट्रेडिशनल के साथ फिर प्रोग्रेसिव नहीं होंगे, जरूरतों के हिसाब से खुद को मोल्ड नहीं करेंगे, बदलाव लाने की कोशिश नहीं करेंगे, कथनी और करनी में फर्क रखेंगे, तो ये जनता तो सर सब जानती है। यही वो जनता है जो तय करती है कि आप कब बैठेंगे, कब उतारेंगे। बीजेपी के प्रवक्ता भी सर जुड़ चुके हैं, उनसे भी मुझे जल्दी से जो संविधान की किताब लेके आप घूम रहे थे ना, आपके वादे वैसे ही हैं जैसे उस संविधान की किताब के पेज कोरे निकले थे, बिल्कुल कागज कोरे थे, कोरे। उसी प्रकार आपके वादे भी झूठे हैं हर जगह। ठीक है, आलोक वत्स जी बीजेपी के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक वत्स जी, बधाई आपको महाराष्ट्र में इस लैंडस्लाइड विक्ट्री को लेकर, जिसकी तरफ बीजेपी बढ़ती हुई नजर आ रही है। और उसके बाद अब ये सवाल उठ रहा है कि भाई ऐसा क्या कमाल कर दिया। हालांकि कांग्रेस इसको अदरवाइज कह रही है कि कोई तो जादू की छड़ी थी जो आपने घुमा दी, सब कुछ मैनेज कर लिया, अलग तरीके से कर लिया।
लेकिन सबसे बड़ी बात, अच्छा मुझे बताया जा रहा है आलोक जी अभी नहीं है। एक और बात मैं दुष्यंत जी आप ही से लेती हूँ, क्योंकि आप याद करिए जब मौलाना सज्जाद नोमानी ने मतदान के लिए एक फतवा जारी किया था, ये कहा था कि कोई भी मुस्लिम अगर इनको वोट करेगा तो हम उसको समुदाय से कट ऑफ कर देंगे, हम उसको पूरी तरीके से अलग कर देंगे। और देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि अब हमको वोटों को लेकर धर्म युद्ध करना होगा। पलटवार आया कि धर्म युद्ध, ये तो धर्मद्रोही हैं। मतलब ऐसे बयान बीजेपी की तरफ से आए जिसने वाकई में एक परसेप्शन को ऑन ग्राउंड, और ये कैसे लोकसभा चुनाव से विधानसभा चुनाव में बहुत कम अंतर था, बट डेफिनेटली बीजेपी की स्ट्रैटेजी को एक रिसर्च का विषय मुझे मानना चाहिए कि आपने कैसे ये सब कुछ मैनेज कर लिया और ग्राउंड पर इतना कुछ बदल दिया कि आज आप यहां पर इस सीट पर, इस नंबर ऑफ सीट्स पर खड़े हुए हैं। जी बिल्कुल पूर्णिमा जी, ये पूरा एकदम से अविश्वसनीय लगता है, लेकिन हमें देखना होगा कि धार्मिक ध्रुवीकरण का भारतीय जनता पार्टी ने कितना उपयोग किया। और दूसरा, जो 5.5 करोड़ महिलाओं को जिस तरह से 1500 रुपया देने का एक वो कार्य किया है, जो करीबन 8 से 9 हजार के बीच में 9 हजार करोड़ रुपया मासिक आएगा, और वो भी अक्टूबर में 2 महीने का इकट्ठा दे दिया। तो ये सारी चीजें आप इन्हें, भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी मैथिल जी इसको रणनीति कह सकते हैं, लेकिन मैं हो सकता है इसको हथकंडा कहूं जीतने का। लेकिन यही कारण रहे हैं। लेकिन फिर दुष्यंत जी अगर आप इसमें समझेंगे तो फिर दूसरी तरफ भी हमको चीजें वैसी देखनी पड़ेगी। जी। आप उलेमा की 14 सूत्रीय मांगे याद करिए, वो गलत आप थी जी, एनजीओस के वो पेपर जो गली गली नुक्कड़ में बांटे जा रहे थे। सर अभी मैं मुंबई में थी, मैं अभी मुंबई में थी पिछले चुनावों से जस्ट पहले 3-4 दिन वहां पर रहते हुए मैंने एक्चुअली में ये समझा कि कैसे एक वर्ग को लाभान्वित करने के लिए एक पार्टी लगी हुई है, एक वर्ग को एक साथ जोड़ने के लिए एक पार्टी लगी हुई है। फिर अगर पोलराइजेशन की बात है तो पोलराइजेशन तो फिर हर पार्टी ने करने की कोशिश की, एक को उसका फायदा मिला, एक को नुकसान क्या हुआ ये वो दूसरी पार्टी सोचे। आलोक वत्स जी इस वक्त जुड़ चुके हैं। आलोक वत्स जी, आप तक मेरी आवाज पहुंचे सर तो क्लियर कीजिएगा मुझे। जी ठीक है आलोक जी, बहुत बहुत बधाई आपको। एक तो महाराष्ट्र में जो आपको शानदार जीत की तरफ आप लोग बढ़ते हुए जा रहे हैं, झारखंड में हालांकि कमी रह गई और बहुत सारे मुद्दे यहाँ पर भी आपने घुसपैठ से लेके बदलती डेमोग्राफी का मुद्दा आपने उठाया, घुसपैठियों को बाहर कर देंगे जैसे मुद्दे आपने उठाए, रोटी बेटी का जिक्र किया, आदिवासियों के अधिकार का जिक्र किया। महिला वोटर्स महाराष्ट्र में तो सर आपके साथ नजर आई हैं और बाकी भी वोटर्स आपके साथ रहे, डेफिनेटली इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन यही चीज झारखंड में काम क्यों नहीं की? देखिए, झारखंड में आदिवासियों ने हेमंत सोरेन का प्रचंड रूप से साथ दिया है और चंपई सोरेन और सीता सोरेन की लाने से हमें वो फायदा नहीं हुआ जिसकी हम अपेक्षा कर रहे हैं। अपने सीट वो जीत जाए वो अलग बात है, लेकिन जो एक मास में उनकी पकड़ होनी चाहिए थी वो कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन के पकड़ में ज्यादा रहा। और जिन मुद्दों को हमने उठाया था, मुझे लगता है वहां के लोगों ने करप्शन को बहुत बड़ा मुद्दा नहीं समझा, जबकि करप्शन वहां पीक पे था। जिस तरीके से 350 करोड़, 35 करोड़, 7 करोड़ लगातार पैसे बरामद किए जा रहे हैं। जनता है, जनता जो फैसला देती है वो सर माथे। हम तो आज से फिर अगर अभी तक मैं नहीं मान रहा हूं कि हमारी हार हुई है, क्योंकि अभी 12 राउंड का वोटिंग बाकी है और बहुत सी जगहों पर हम बहुत 200-400 के मार्जिन से ट्रेल कर रहे हैं। तो अभी थोड़ा सा 4 बजे तक इंतजार कर लेते हैं, लेकिन अगर किसी कारणवश हम वहां पर सरकार नहीं बनाए तो हम कल से हम कार्यकर्ता फिर से जुट जाएंगे वहां के लोगों के साथ और आगे की तैयारी करने में लग जाएंगे। हम तो 24 घंटे इलेक्शन मोड में रहते हैं, हमारे कार्यकर्ता इलेक्शन मोड में रहते हैं, हमारे नेता भी इलेक्शन मोड में रहते हैं। और अन्य जगहों पर राजस्थान में हम 4 से 5 सीट जीत रहे हैं, बिहार में हम 4 में 3 सीट जीत रहे हैं, उत्तर प्रदेश में हम 9 में 7 सीट जीत रहे हैं। तो ये सारी चीजें ये दर्शाती है कि ओवरऑल जनता हमारे जन कल्याणकारी नीतियों से प्रभावित है, उनको भरपूर इसका लाभ मिल रहा है। हमने सर्वधर्म समभाव के हिसाब से किसी जाति और किसी धर्म में अलगाव नहीं किया है, सबको साथ लेकर कवायद की और सबको
अपने जन कल्याणकारी नीतियों का लाभ दिया है। ठीक है। तो ये चीजें कथनी और करनी में, और सबसे अहम बात, जहां जहां भी हमारी सरकारें हैं, एक भी स्कैम नहीं हुआ है, एक भी मिनिस्टर नहीं पकड़ा गया है घुसखोरी में, एक भी विधायक नहीं पकड़ा गया है घुसखोरी में। ये भारत के लोकतंत्र के लिए एक बहुत अहम बात। ठीक है, लेकिन तावड़े जी के पास कैश बरामद होने का मुद्दा विपक्ष ने लगातार उठाया है और उसको लेकर सर आपको कंटिन्यूअसली घेरा। अगर आप करप्शन की बात करते हैं तो विपक्ष आपके ऊपर इसका भी तो आरोप लगाता है कि आपने धनबल का इस्तेमाल किया। 9 लाख रुपए को 5 करोड़ बता दिया। हाँ। और इनके पूर्व एमपी के पास से 350 करोड़ रुपया बरामद हुआ, विधायक के पास से 7 करोड़ रुपया बरामद हुआ। ठीक। यूपी ये झारखंड के सीएम के पीए के नौकर के यहाँ से 35 करोड़ बरामद हुआ। उस मुकाबले 9 लाख क्या है? अगर चुनाव होता है तो जो भी बूथ एजेंट होते हैं उनको कुछ खाने पीने के लिए दिया जाता है ना। तावड़े जी वही कर रहे थे और तावड़े जी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि जांच करवा लीजिए, अगर मैं दोषी हूं तो मैं सजा भुगतने को तैयार हूं। ठीक है सर, ठीक है। अदिति भी इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है, हमारी पॉलिटिकल एडिटर। और अदिति, सबसे बड़ी बात ये कि एक तरफ इससे पहले हमने कई उन बयानों का जिक्र किया जो मुझे लगता है बीजेपी को आगे की तरफ ही लेकर गए। कांग्रेस एज यूजुअल ये कहती हुई कि बीजेपी ने इधर पार्टी तोड़ी, बीजेपी ने ग्राउंड पर कुछ जादू की छड़ी घुमा दी, पता नहीं कुछ कैसे क्या मैनेज कर लिया। लेकिन मुद्दे की बात एक ये भी है कि महाराष्ट्र में इन सारे चुनावी मुद्दों के बीच में एक बहुत कम समय में बीजेपी ने अपनी स्ट्रैटेजी को इस तरीके से ऑन ग्राउंड अप्लाई किया कि आज इस नंबर पर बीजेपी खड़ी है और ये बहुत बड़ा नंबर है। बीजेपी अपने आप में अपने रिकॉर्ड को तोड़ते हुए आगे की तरफ बढ़ रही है। लेकिन फिर अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने ये कहा कि झारखंड में उधर हम लेकर आए चंपाई सोरेन को, सीता सोरेन को, हमने सोचा था जैसा वो फायदा पहुंचाएंगे वैसा हुआ नहीं। क्या आपको लगता है वैसा फायदा नहीं हुआ? क्योंकि अगर आप देखेंगे बीजेपी की स्थिति 21 पर है, लेकिन क्या उनको कोई फायदा वहां पर मिला नहीं इन लोगों को लाने से? देखिए, 2 ही जगह थी जिसकी वजह से वो चंपाई सोरेन को लेकर आए। चंपाई सोरेन को लाना एक स्ट्रेटेजिक बहुत अच्छा मूव जरूर रहा था, लेकिन शायद भारतीय जनता पार्टी को समझना होगा कि जो वहाँ के जो आदिवासी, चाहे महिला हूँ, क्योंकि वहाँ महिला फैक्टर काम नहीं किया है इनके फेवर में जी। उसकी 2 वजह है। मैया योजना पहले से ही 1000 रुपये आ रहे थे, वादा कर दिया, अभी 1000 को बढ़ा के 2500 कर देंगे। महिलाओं ने आओ देखा ना ताओ, पहला तो कल्पना सोरेन और दूसरा 2500 रुपये, और जो नतीजा है कि बैंक में आ रहे हैं। तो उन्होंने इस पर बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं किया। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी और आदिवासी या वहाँ के लोकल लोगों के बीच का कनेक्ट कम रहा। जैसे हरियाणा में बीजेपी नॉन जाट पॉलिटिक्स करती थी, वहाँ पर भी नॉन आदिवासी पॉलिटिक्स की कोशिश पहले की गई है, लेकिन अब उनको समझ में आया तो इसलिए उन्होंने घुसपैठियों और तमाम जिक्र किया। इन शॉर्ट बहुत अच्छी स्ट्रैटेजीज आई कि कैसे तोड़ लिया जाए चंपाई सोरेन को। जो 2 जगह हैं जहाँ पे आदिवासी फैक्टर है, वहाँ पर कैसे ना कैसे ग्राउंड खड़ा किया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी और वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनके बीच के कनेक्ट में कमी रही, और वही कनेक्ट की कमी आंकड़ों को दर्शा रही है। और भारतीय जनता पार्टी को देखना होगा कि लोकल आदिवासी नेताओं को उनको और खड़ा करना होगा, लोगों के बीच में जाना होगा। जो बीजेपी का सिंबल है या बीजेपी के जो काम है जो केंद्र में होते हैं, तो बीजेपी को झारखंड में पहले घुसना होगा। कहीं ना कहीं मेहनत की और ग्राउंड पे कार्यकर्ताओं की कमी वहां पर रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन चंपाई सोरेन को लाना एक बड़ा डेंट था जेएमएम का। जेएमएम अगर चंपाई सोरेन को न जाने देता और दूसरा कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री का चेहरा बना देता, तो जेएमएम शायद 10 बजे तक थंपिंग मेजोरिटी से जीत चुका होता। अदिति, जिन 2 बातों का मैं जिक्र कर रही थी कि क्या महाराष्ट्र में अब जो विधानसभा चुनाव हो गए, इसके बाद आपको लगता है कि असली शिवसेना और नकली शिवसेना को लेकर जो लड़ाई थी उस पर एक फुल स्टॉप लगता हुआ नजर आएगा ऑन द बेसिस ऑफ द नैरेटिव, जिससे ये रिजल्ट इस वक्त रिफ्लेक्ट हो रहे हैं? दूसरा ये कि वहां की क्षेत्रीय पार्टियां, जिसमें अगर आप अजित पवार की बात करें या फिर आप बात करें एकनाथ शिंदे की, इनकी पार्टी का स्ट्राइक रेट बहुत शानदार रहा। लेकिन उद्धव गुट और शरद गुट, क्या इन क्षेत्रीय पार्टियों के अस्तित्व पर आप एक बड़ा संकट देखती है महाराष्ट्र की चुनावी राजनीति में? और दूसरा, राज ठाकरे एमएनएस, जो कि खुद अपने बेटे को जो जीत दिलाना चाहते थे वो हार गए। बिल्कुल, जबकि राज ठाकरे को इस समय
एज बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि उद्धव ठाकरे के सामने बहुत सारी चुनौतियां थी, बीजेपी जैसी पार्टी उनके सामने खड़ी थी, तो एमएनएस चाहती तो और बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकती थी। जैसे माहिम का जिक्र करें, शिवसेना भी माहिम से ही शुरू हुई, एमएनएस भी माहिम से शुरू हुई, लेकिन कहीं ना कहीं एक बहुत बेसिक बात है, संकट पे तो हम बात करेंगे, हम मुद्दों पे बात कर रहे हैं, क्या एजेंडा, क्या स्ट्रैटेजी, क्या चेहरा। एक बेसिक बात पिछले एक दशक में मुझे समझ में आई कवर करते हुए, भारतीय जनता पार्टी अपनी मेहनत में कमी नहीं छोड़ती, काडर, काम करना निरंतर। अभी हम जब ये बात कर रहे हैं ना, तो पिछले 2 दिन से बिहार को लेकर बैठकें चल रही हैं, और आपको पता है बिहार का चुनाव कब है, दिल्ली को लेकर बैठकें चल रही है, किसको लाना है, किसको हटाना है। तो मेहनत, स्ट्रैटेजी में कमी, तो ये मेहनत में कमी हो जाती है। अब बात आपने कही जो चुनौती पे, देखिए शरद पवार के सामने उन्होंने आखिरी अपना इमोशनल स्ट्राइक मारा था कि भाई अब मैं नहीं लड़ूंगा। उनकी एक और बार उन्होंने छाता पकड़ के, जब वो बारिश में भीगते हुए जब बोले थे, छाता नहीं पकड़ा था बारिश में, तब भी कैसे लोग साथ आ गए थे। लेकिन इस बार शायद वो नहीं चला, और छठे नंबर पर शरद पवार और ही छठे नंबर पर उद्धव ठाकरे, दोनों के लिए उनके करियर पे बहुत बड़ा बात है, उनके अस्तित्व की बड़ी बात है। ये कैसे समटेगा, ये कैसे अब उसको ठीक होगा, और बेसिकली शरद पवार सुप्रिया सुले को अब कैसे सेटल करते हैं। वो यहाँ तक एक बीच में बात थी कि वो दिल्ली में बीजेपी के साथ आ जाना चाहते हैं, क्योंकि वो सुप्रिया सुले को केंद्र में सेटल करना चाहते हैं। तो ये अपने आप पे उनके करियर पर संकट है, उनकी पार्टी पर। अब ऐसे में क्या होता है, ऐसे में जो बचे कुछ एनसीपी के कार्यकर्ता हैं वो आना चाहेंगे अजीत दादा के साथ, वैसे ही उद्धव ठाकरे के साथ जितने भी शिव सैनिक हैं वो आना चाहेंगे शिंदे जी के साथ। पार्टी और टूटेगी? बिल्कुल हो सकता है, पर बशर्त है ये देखना होगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। अगर मुख्यमंत्री बीजेपी ने अपना बना दिया, तो फिर वापस से उद्धव ठाकरे स्ट्रैटेजी करेंगे और शिवसैनिक स्ट्रैटेजी करेंगे कि अब हमने, क्योंकि देखिए टेक्निकली किसके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, शिंदे के चेहरे पर। हरियाणा में बीजेपी ने नायाब सिंह सैनी को बनाया क्योंकि उनके चेहरे पर ही लड़ा गया, लेकिन वहीं मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को नहीं बनाया, जबकि लड़ा तो शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर। क्योंकि आपने शिवराज सिंह चौहान की बात की, बुधनी सीट के जो उपचुनाव हुए आप वहां पर देख लीजिए। बिल्कुल, तो ये बीजेपी कब क्या फैसला ले, आपने जैसे बहुत एग्जाम्पल लिया, सब इस बात को लेकर चर्चा भी कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी कब क्या फैसला ले। लेकिन ये बात तय है, अगर इस बार शिंदे नहीं बनते हैं तो फिर एक बार फिर फीनिक्स की तरह उद्धव ठाकरे कोशिश करेंगे कि साथ आए, कार्यकर्ता को साथ लें, उनको बताएं कि देखो सिर्फ मतलब से था सबका। ये बीजेपी स्ट्रैटेजी गलती नहीं करेगी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि दोनों ही पार्टी, उद्धव वाली शिवसेना और दूसरी बात है एनसीपी शरद पवार वाली, उनके लिए महाराष्ट्र का ये चुनाव अपने करियर का, खास तौर पर शरद पवार के लिए, क्योंकि जब वोटर भी ये कहता था कि शरद पवार आगे हमको प्रोग्रेसिव योजनाएं क्या देंगे, ऐसी कोई पार्टी के साथ हम जाना चाहते हैं जो अगले 5 साल 10 साल का हमें बताए कि हमें कहां विकास होगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल था। फिर एकजुटता का सवाल, वो भी एक बहुत बड़ा काम है, लेकिन दोनों के वर्चस्व की लड़ाई अब बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उस पर लग जाता है। मैं एक प्रश्न लेना चाहता हूँ। किनसे? जी जी ले लीजिए। जी, मैं अदिति जी ये पूछना चाहता हूँ कि जिस तरह से परिणाम यहाँ आया है अभी महाराष्ट्र के इलेक्शन में, जिसमें बहनों की जो लाडली बहना योजना है उसका एक तरीके से छाप दिख रही है कि उसके प्रभाव में ये परिणाम आया है, तो क्या आप भविष्य की जो पॉलिटिक्स है वो डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र के ऊपर या ऐसी योजनाओं के ऊपर चलेगी, या सामाजिक न्याय के मुद्दे हावी रहेंगे, या सबका साथ सबका विकास रहेगा? ये बहुत वैलिड पॉइंट है, इस पे क्या व्यापक चर्चा की जरूरत है कि जनता क्या चाहती है। मैं जब महाराष्ट्र गई तो बहुत सारी जनता ने कहा हमें नहीं चाहिए फ्री, लेकिन आप नतीजे देखिए। महिलाओं का पर्टिकुलरली आपने बात की, मैं और पूर्णिमा भी इस बारे में चर्चा कर रहे थे, और महिलाओं का जो स्पेसिफिक बात है, पहले तो इंडिपेंडेंटली मान लीजिए देश की आधी आबादी महिला जो हैं वो अब अपने जेब में सत्ता की चाबी भी रखना चाहती है, रख रही हैं। दूसरी बात यह है कि महिलाओं ने क्या विश्वास किया कि अब तक कौन सी सरकार मेरे खाते में पैसा दे रही है, मेरे अकाउंट में पैसा आ रहा है, और वो अब आगे दावा कर रही है कितने का, ठीक है उसी पे विश्वास करें। उसने एक्सपेरिमेंट नहीं किया। कैसे एक्सपेरिमेंट? झारखंड में गोगो दीदी योजना में भी 2100 रुपए आ रहे थे, लेकिन उसने एक्सपेरिमेंट नहीं किया। 1000 आ रहे हैं, 2500 और आ जाएंगे, भैया विश्वास करना है, ठीक है। और फर्दर फैक्टर्स, तो महिला महाराष्ट्र में जो नॉर्थ का इलाका है वहां महिलाएं मोदी जी के साथ हैं, पर अब ये एक अलग बात है, कैश ट्रांसफर, फ्री योजना, मुफ्त की वे देना। अब इसमें आप ये देखिए, ये एक व्यापक चर्चा का विषय है कि कितना सही है। क्या वास्तव में आप
वोटर को इंडिपेंडेंट करना चाहते हैं, आज़ाद करके उसको अपने पैरों पे खड़ा करना चाहते हैं, या आप केवल अपने वोट के लिए उनको हमेशा अपने ऊपर डिपेंडेंट रखना चाहते हैं, जिसका आगाज आम आदमी पार्टी ने किया था। आज भी ऑटो रिक्शा एक तबका है जो कितना ही शराब घोटाला हो जाए वो आम आदमी पर डिपेंडेंट है, क्योंकि उसको बिजली का बिल नहीं देना, पानी का बिल नहीं देना। तो ये बड़ी चर्चा का विषय है। ठीक है, ठीक है। दूसरा हिमांशु शुक्ला सामाजिक जी, न्याय। दुष्यंत जी, मेरे पास समय बहुत सीमित है, प्लीज सर। हिमांशु शुक्ला जी के पास आना चाहूंगी। हिमांशु शुक्ला जी, महाराष्ट्र के नतीजे सबके सामने हैं और उसको लेकर बधाइयों का तांता भी लगातार लगा हुआ है, लेकिन इस जीत में सबसे बड़ा फैक्टर आप कहेंगे कि हर कोई हमारे साथ आया, लेकिन मैं लाना चाहती हूं आरएसएस को। हरियाणा चुनावों में जिस तरीके से आपको जीत मिली, ये कहा गया कि आरएसएस आपके साथ है, और उसके बाद जो स्टेटमेंट्स आए, जो इन डिफरेंस की बात, एक डिफरेंस की बात कही जा रही थी कि बीजेपी और आरएसएस के बीच में क्या दूरियां आ गई हैं, उसको लेकर आरएसएस की तरफ से भी कुछ बयान आए, और उसके बाद ये नैरेटिव सेटल हुआ कि नहीं, आरएसएस बीजेपी के साथ है। फिर उसके बाद हरियाणा चुनाव, और फिर अब बीच में ये महाराष्ट्र चुनाव। आपको लगता है कि महायुति की इस बड़ी जीत के पीछे उस काडर का, जमीन पर आरएसएस का एक बड़ा सपोर्ट भी बीजेपी के साथ रहा? जी बिल्कुल, ये बात आपकी जो है कहीं ना कहीं पे ठीक है, पर मैं ऐसा कहना चाहूँगा कि आरएसएस जो है एक स्वयंसेवी संस्थान है, जो एक खुद की ओन उनका संरचना है, वो कोई पॉलिटिकल विंग तो है नहीं, तो ये उनकी स्वयं की है, वो विचार करते हैं, उस मदद करते हैं नहीं करते हैं उनके कार्यकर्ता। तो मैं ऐसे तो कोई एसोसिएशन बोल नहीं सकता कि उन्होंने 100% काम किया कि नहीं किया, हालांकि उनसे उनके रहते हुए हमें मदद हमेशा मिलती है। हम लोग की विचारधारा जो है वो सेम है, हम लोग की वर्क ऑफ एक्शन जो है वो सेम है, पर एक्चुअली उन्होंने इलेक्शन में मदद की है या नहीं की है ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ। अरे शुक्ला जी, आपकी बात से यहाँ पर हमारी जो पार्टी इत्तेफाक रखने जीती वाले है, थोड़े से ये मैं लोग कहना कम हैं। चाहता हूँ। शुक्ला जी सांस लेते हैं, दिल धड़कता है, दिमाग काम करता है, दिल धड़कता हुआ देखा आपने, जी हवा को देखा आपने, जी नहीं ना? ऐसे ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, भारतीय जनता पार्टी के लिए। सुनिए, अब ठीक है, हम नए आराम प्रवक्ता से, नहीं, आराम नहीं से, बहुत गलत नहीं, बात नहीं, है आराम पूर्णिमा से जी। ना सर, हाँ। ठीक है, आराम से, ये बात आराम से भी कही जा सकती है। सुनिए, आप नए नए प्रवक्ता बने हैं, पहले भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को समझिए, और भारतीय जनता पार्टी जिस वट वृक्ष की शाखा है, उस वट वृक्ष को अगर आप ये कहें कि उसने छांव दी कि नहीं दी, तो यह बहुत ही अचंभे की बात होगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक रूप से और सामाजिक रूप से जल्दी करिएगा, सिक्योर मेरे पास करता एक है, मिनट ये है। सब जानते हैं। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ही कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में हर एक राज्य के अंदर पर क्या आपके संगठन पास मंत्री इस बन चीज के के बात करते तथ्य हैं। हैं? संगठन मंत्री भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से देखिए, आते हैं। विचारधारा की आप बात कर रहे हैं, विचारधारा की अगर आप बात करते हैं तो आप अपने लोगों की बोलिए हिमांशु जी, अपनी बात रखिए। मैंने क्या बोला, मैंने मेरी बात का पूरा समझिए। आप भी नड्डा मुझे जी की लगता है अभी सिचुएशन विश्लेषक में बन के आए मैथिल हैं, साहब, प्लीज, ठीक है। मैंने आपको कभी बताया मना मेरे नहीं पास किया समय राष्ट्रीय कम है। स्वयंसेवक नड्डा जी के की मोहन- लाइन में चले मैंने गए। आपसे कहा मोहन- कि नड्डा जी के मोहन पुराने भागवत बयान जी आए, का- आप मोहन माफी भागवत मांगी जी थी, का- उस पे बीजेपी के चले गए। प्रवक्ता के तौर भागवत पर जी का- बैठे हैं ना सर। नहीं नहीं, उनको उनकी मैंने पोजीशन ऐसा के हिसाब से बोलने दीजिए, वो जो देखिए, बोलना चाहते हैं उनको बोलने नहीं, मैं भी दीजिए। स्वयंसेवक हूँ, ठीक है ना सर, आप- आप आप RSS के पूर्णिमा जी। स्वयं, वो बीजेपी के प्रवक्ता है, तो नहीं, मैंने तो बीजेपी उनसे- के प्रवक्ता को संघ का अपमान मैथिल करने का साहब, बिल्कुल भी मैथिल साहब, किसी हर अरे चीज आपका में आप बीपी बात बढ़ नहीं जाएगा। कर सकते मैथिल साहब। आपका मैंने कहा बीपी वो बढ़ बीजेपी जाएगा के भाई साहब। प्रवक्ता है, उनको अपना पक्ष रखने दीजिए, बीपी आप बढ़ अपना जाएगा रखिए। आपका। जल्दी से बोलिएगा हिमांशु जी, जल्दी से। देखिए, हमारे आदरणीय मोहन भागवत जी ने जैसे बोला कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है हाँ। वो किसी को भी संगठन मंत्री दे सकती है। हाँ। अगर आपका भी कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसको ठीक भी है दे सर, सकती लेकिन है। ठीक क्या है, आप ठीक इसको है। मान मेरा सकते हैं सवाल- कि आप इसको मेरा लेके आ सवाल रहे हैं कि उनका RSS कनेक्शन और है? मेरा इसका आप सवाल एक तथ्य पे RSS बोल रहे हैं कि आप से हवाबाजी की बातें कर रहे हैं। ठीक है। हवाबाजी ठीक में है। आप हैं, नड्डा साहब के बसंत बयान गोयल में जी लग रहा है, आपके अब तक पास भूले आते नहीं आप हुए, उसको बयान बसंत को। गोयल जी आपके पास आते मैंने हुए, कहा दोनों लोग ठीक है हिमांशु जी, आप लोग अलग से सर फोन पर चर्चा कर लीजिएगा, अलग से आप लोग चर्चा कर लीजिएगा सर। मैथिल साहब अलग से फोन पर चर्चा कर लीजिएगा सर, मैं बात पूरी करूंगा। अलग से चर्चा करिएगा मेरी प्लीज। बात तो पूरी होने दीजिए। अगर विचारधारा की बसंत गोयल जी आपके पास आते हुए जल्दी से एक आपका या, एनालिसिस लेना चाहूंगी बताइए, सर। बताइए। जी आज जल्दी से आपका एक एनालिसिस महाराष्ट्र झारखंड को लेकर, अगर सर कम समय में अगर आप ब्रीफ कर पाए तो मुझे खुशी होगी, क्योंकि मैं समय से ओवर जा चुकी हूं। सबसे पहले तो अपने भारत 24 को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं, और उसके साथ साथ महायुति अलायंस
जो 230 के करीब स्कोर करने जा रहा है 288 में, ये एक बहुत बड़ा मतलब एक ऐसा चेंज है राजनीति के अंदर जो कहीं ना कहीं दिल्ली के ऊपर भी इफेक्ट करेगा। और मैं तो एक बात ही कहूंगा कि एक हो गया हिंदू वोटर, महायुक्ति बम बम, और बटेंगे तो कटेंगे, चला हर जगह केसरिया। और महाराष्ट्र और यूपी में मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह भगवा लहराया है कि जिसके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। महाराष्ट्र में महायुक्ति की जबरदस्त सुनामी है, यूपी में योगी का दम, भगवा लहर प्रचंड। लेकिन इसके साथ साथ आज महाराष्ट्र भगवा के साथ साथ गुलाबी भी होता हुआ नजर आया अब संजय। नहीं, ये भगवा ही भगवा रहेगा। नहीं, गुलाबी और हुआ है, गुलाबी हाँ, हुआ है। गुलाबी शिंदे साहब का ट्वीट उठाकर आप देखिए, उनके हाथों में फूल हैं गुलाबी रंग के। वो मैंने देखा था, गुलाबी था। और साथ साथ मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और देना चाहता हूँ कि अब राज्यसभा के अंदर बहुत सारे लोगों की एंट्री बंद हो जाती है। संजय राउत जी हैं, प्रियंका चतुर्वेदी जी हैं, शरद पवार जी हैं, और उसके अलावा यदि आप देखें कोई लीडर ऑफ अपोजिशन भी नहीं होगा महाराष्ट्र में। तो कहीं ना कहीं ये एनसीपी, एसपी, कांग्रेस और एसएसयूपीटी इन डोंट हैव मेंबर्स टू इवन इलेक्ट। दोबारा राज्यसभा के लिए ये लोग इलेक्ट करने के लिए भी इनके पास एक मेंबर नहीं होगा। ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, आप लोग सभी लोग बने रहिएगा। मैं हिमांशु जी कोशिश करूंगी कि एक ब्रेक के बाद आपसे आपकी प्रतिक्रिया पूरी लूं। मैं जो सवाल मैंने आपसे पूछा था, एक फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं हम यहाँ पर, लेकिन झारखंड और साथ ही महाराष्ट्र की चाली इस वक्त आपके सामने 225 पर लीड करती हुई महायुति महाराष्ट्र में नजर आ रही है, और इसके साथ साथ सरकार बनाने की तरफ। तो वहीं झारखंड में इस वक्त जेएमएम 33 पर है, और साथ ही कांग्रेस को मिलाकर 50, और सरकार बनाने की तरफ बढ़ती हुई यहाँ पर अलायंस, विपक्षी अलायंस इस वक्त नजर आ रहा है, यानी कि कांग्रेस और साथ ही जेएमएम।